जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए डिस्क्रिप्शन के साथ 35 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा असत्य है, मतलब गलत है। ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन, तो ऑस्ट्रेलिया में जो हरिकेन है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली चलता है। नेक्स्ट इसमें है दिया हुआ दक्षिण पूर्व अमेरिका में टॉर्नेडो, तो सही हो जाएगा। पश्चिम प्रशांत महासागर में टाइफून, ये भी सही है। और हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं, तो ये भी सही है। अब ये जो हरिकेन है ये पूछ लेगा कि कहाँ पे है, तो हरिकेन अटलांटिक महासागर, जिसको हम लोग कैरिबियन द्वीप समूह भी कहते हैं, वहाँ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा शीतोष्ण डिजार्ट नहीं है, मतलब कोल्ड डिजार्ट नहीं है, ठंडा मरुस्थल नहीं है। गोबी है, पेंटागोनिया है, नामीब है और सोनोरस है, सोनोरन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोनोरन हो जाएगा। सोनोरन जो है वो कोल्ड डिजार्ट नहीं है, वो हॉट डिजार्ट है। अब सोनोरन पहले है कहाँ, तो ये अमेरिका एवं मैक्सिको में विस्तृत है, मतलब वहाँ पे फैला हुआ है। और एक ऐसा है तो गर्म मरुस्थल है, ठीक है। अब है दिया हुआ ऑप्शन में पेंटागोनिया। पेंटागोनिया के बारे में जानते हैं, तो यह क्या है, तो सबसे पहले तो ये कोल्ड डिजार्ट है पेंटागोनिया। इसका क्षेत्रफल के अनुसार यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कौन, तो पेंटागोनिया। अब है कि मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ है यह, तो मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है पेंटागोनिया। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकुम मरुस्थल जो है वह तुर्कमेनिस्तान में है। यह रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पश्चिम किनारे के पूर्व में अमुदरिया नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है, कौन, तो काराकुम मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोबी तो पता होगा, मंगोलिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। 5 गो देश की राजधानी से जो नदी गुजरती है उसका नाम है डेन्यूब। अब देखते हैं कि डेन्यूब क्या है, तो ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। डेन्यूब नदी यूरोपीय देशों के 5 राजधानियाँ से गुजरती है। कौन कौन राजधानी से गुजरती है देख लेते हैं। एक तो बुखारेस्ट, ये कहाँ का है, तो सोमालिया की। उसके बाद है ब्रास्तिलावा। ब्रास्तिलावा कहाँ का है, तो स्लोवेनिया की राजधानी है। उसके बाद है बेलग्रेड, ये कहाँ का राजधानी है, तो यूगोस्लाविया की राजधानी है। उसके बाद है बुडापेस्ट, कहाँ का है, तो ये हंगरी का है। और वियना पता ही होगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 5 गो राजधानी से गुजरता है। कौन कौन देश है, पहले 5 राजधानी का नाम बताते हैं, उसके बाद देश का नाम। एक है बुखारेस्ट, ब्रास्तिलावा, उसके बाद हो जाएगा बेलग्रेड, उसके बाद बुडापेस्ट और उसके बाद वियना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपकी निम्न में से कौन सी द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा वो न्यू गिनी द्वीप हो जाएगा। अब न्यू गिनी जो द्वीप है वह कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। अब इसके बाद का जो क्रम होगा वह बोर्नियो का आएगा, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में तो न्यू गिनी हो जाएगा। सेकेंड स्थान अगर पूछ लेगा तो सेकेंड स्थान बोर्नियो का होगा। उसके बाद का स्थान मेडागास्कर, उसके बाद सुमात्रा, मतलब 1 नंबर पर हो जाएगा न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा। अब पूछ लेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, तो पता है। अब यह कहाँ है, तो अटलांटिक में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो इसका जो अटलांटिका में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। अब देखिए यहाँ पे है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन ऑप्शन में ग्रीनलैंड यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, इसलिए न्यू गिनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। ये जो करेवा भू आकृति है वह कहाँ पाई जाती है, तो एक कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इनमें हिमानी के मोटे निरपेक्ष तथा हिमोद उपस्थित होते हैं। निर्क्षेप तथा हिमोद के अंतर अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, उसके अंदर अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। और कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ केसर का व जाफरान की खेती की जाती है। यही कश्मीर हिमालय में करेवा, जहाँ पे क्या पाया जाता है, तो केसर और जाफरान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो कनारी। कनारी जो है वह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, क्योंकि कनारी एक ठंडी महासागरीय धारा है। यह कैसा है, तो ठंडी है। ये है कहाँ, तो एग्जैक्ट में अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में है, प्रशांत महासागर में नहीं है। तो प्रशांत महासागर की कौन कौन धाराएं हैं उसको अगर हम देख लें तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा हो जाएगा,
हम्बोल्ट ये कहाँ है, तो पेरू में है, ये भी प्रशांत महासागर का है। अलास्का प्रशांत महासागर का है। क्यूरोसिबो जापान का है, ये भी प्रशांत महासागर का है। और ओयासिबो ये भी प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। पिछला भी जनगणना के अनुसार पूछ लेता है, 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वह 918 हो जाएगा। लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो 918 918 हो जाएगा बिहार का लिंगानुपात। अब जनगणना 2011 के अनुसार और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। कि राज्य का कुल लिंगानुपात तो 918 है, सही है। अब पूछ लेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो गोपालगंज का है। पूछेगा कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो वह मुंगेर का है। अब राज्य की कुल साक्षरता पूछ लेगा, बिहार के राज्य की कुल साक्षरता कितनी है, तो बिहार राज्य में जो साक्षरता है वह हो जाएगा 61.80%। बिहार की साक्षरता 61.80%। अब पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा बिहार में, तो रोहतक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतक है। सबसे कम साक्षर पूछेगा तो पूर्णिया हो जाएगा। कुल महिला साक्षरता पूछेगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुल महिला साक्षरता कितना है, 51.50%। अब पुरुष साक्षरता तो 71.2%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, महिला में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता हो जाएगा वो रोहतास का हो जाएगा। और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला रोहतास हो जाएगा और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला पूर्णिया हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात तो हो गया। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो दूधगंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो ये किसकी सहायक नदी है, तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। अब है कि तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो एक तो दूधगंगा हो गया, उसके अलावा अगर पूछेगा तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू और सब जितना है कृष्णा की है। और गोदावरी का जो है पेनगंगा, इंद्रावती, 3 गो तो ही है। इसके अलावा अगर पूछेगा तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर, सबरी, गोदावरी की सब सहायक नदियां हैं। अब है कि गोदावरी जो नदी है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो नासिक जिले से। और कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। यह नदियाँ कौन कौन राज्य से गुजरती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है। अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो एग्जैक्ट 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। कैसा वन जो बिहार में नहीं पाया जाएगा, तो सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया जाता है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन तथा तराई वन पाया जाता है, लेकिन सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया जाता। जबकि सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर होगा और उसका तापमान कितना होना चाहिए, तो वहाँ का तापमान होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान होना चाहिए। अब है कि पश्चिम घाट, पश्चिम ढाल और पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ एवं अंडमान और निकोबार समूह में पाए जाते हैं। ये जो वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन तो पश्चिम घाट, पश्चिम ढाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियाँ में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो पुनपुन नदी गंगा में फतुहा में मिलते हैं। कहाँ, फतुहा में। पुनपुन नदी क्या है, तो झारखंड के पलामू जिला में छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होती है। कहाँ होती है, तो झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर के पठार से उत्पन्न होती है। यह बिहार के औरंगाबाद जिले तथा गया जिले और पटना जिले से गुजरती हुई फतुहा में गंगा नदी में मिलती है। अब है कि सोन नदी, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। सोन नदी क्या है, तो सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गोपद, रिहान, कनहर और उत्तरी कोयला। अब है गंडक। गंडक क्या है, तो गंडक हिमालय से निकलकर नेपाल में शालिग्राम के नाम से बहती हुई, नेपाल में उसका नाम शालिग्राम है। मैदानी भाग में नारायणी उसका नाम हो जाएगा। यह काली
गंडक और त्रिशूल नदियों का जल लेकर प्रवाहित होते हुए कहाँ, तो सोनपुर के पास गंगा नदी में मिलती है, एग्जैक्ट हाजीपुर में मिलती है। कौन, गंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। रागी के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वह बिहार का है। रागी उत्पादन, रागी किसको कहते हैं, तो महुआ को कहते हैं, महुआ जिसको अथी बनता है, उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, तो प्रथम है। यह एक मोटा अनाज है, इसका सबसे अधिक उत्पादन दरभंगा जिला में होता है। अब है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये सैंडल पीक हो जाएगा। सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसका ऊंचाई पूछ लेगा तो 737 मीटर, 737 मीटर है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट डिओवोली है, जो मध्य अंडमान में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 515 मीटर इसकी ऊंचाई है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो माउंट मणिपुर, माउंट मणिपुर इसको रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो 8 डिग्री चैनल जो है वह मालद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। कहाँ है, तो मालद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री मालद्वीप और मिनिकॉय, तो पूछेगा कि 9 डिग्री कहाँ है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये है 9 डिग्री। उसके बाद है कि लघु अंडमान और कार निकोबार, मतलब छोटा अंडमान और कार निकोबार, तो इसके 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद है कि छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान हो, तो इसका कुछ नहीं है। अब है डक्कन पैसेज, पूछता है कि डक्कन पास या डक्कन पैसेज, तो यह है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच हिंद महासागर में स्थित जलडमरू मध्य है, इसको डक्कन पास करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता, तो 2022 वाला जो रणजी हुआ था वह मध्य प्रदेश ने जीता था। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध बौद्ध में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था, तो किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर यह हुआ था, तो यह आनंद के आग्रह पर हुआ था। आनंद बौद्ध धर्म के एक प्रमुख भिक्षु तथा महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्य में से एक थे। आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियां को प्रवेश देना स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद राजगृह में हुए प्रथम बौद्ध संगीति में शामिल हुए। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई क्षेत्र स्थित कपिलवस्तु, जिसको लुम्बिनी ग्राम में क्षत्रिय मतलब राजपूत कुल में 563 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम सुयोधन था। और जन्म के 7वें दिन माता महामाया की क्या हुई थी, तो देहांत हो गई थी। और सिद्धार्थ का जो लालन पालन है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्काने चहलगानी का निर्माण किसने किया, तो तुर्काने चहलगानी का जो निर्माण है वह इल्तुतमिश के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बना। अब इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और दिल्ली का शासक बनने से पहले वह कहाँ का शासक था, तो वह बदायूं का शासक था। दिल्ली से पहले वह बदायूं का। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को भी परिवर्तित किया था, मतलब लाहौर जो राजधानी था उससे दिल्ली लाया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या दामाद था। इसने विरोधी सरदारों को परास्त कर अपने वफादार गुलाम अमीर सरदारों की एक टुकड़ी बनाई, जिसे तुर्काने चहलगानी मतलब 40 अमीर समूह का कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मज्म उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी, तो इसकी जो रचना है वह दारा शिकोह के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो दारा शिकोह के द्वारा इसकी रचना हुआ था। दारा शिकोह ने एक मौलिक पुष्पक मज उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम की रचना की, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म की एक ही ईश्वर के प्राप्ति के 2 मार्ग बताया गया। दारा शिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। कौन था, तो यह दारा शिकोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक गैरोल्ड अंगियार था। और ये जो था ये बम्बई का दूसरा गवर्नर भी था।
वास्तविक संस्थापक और दूसरा गवर्नर था। अब है जॉर्ज चार्नक कलकत्ता शहर का संस्थापक ये जॉर्ज चार्नक था। जबकि फ्रांसिस डे, ये जो फ्रांसिस डे है यह मद्रास का संस्थापक है। फ्रांसिस डे ने मद्रास में फोर्ट विलियम जॉर्ज की स्थापना की थी। 1996 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का सबसे पहला प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो यह मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा तो 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुई थी। समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, मंगल पांडे को जाता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर शामली जो कि बंगाल में है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में 2 अंग्रेजी अफसर को क्या किए थे, गोली मार दिए थे। और उसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार करके कहाँ लाया गया, तो बैरकपुर में। कब, 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। वहाँ पे बैरकपुर में लाके फांसी दे दिया गया 8 अप्रैल को। 29 मार्च को हुआ था, 8 अप्रैल को फांसी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी है वंदे मातरम के। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध एक कृति है। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीय गीत को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रणाली का नींव किसने पढ़ी, मतलब किससे पढ़ी थी, तो ये जो होगा यह 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पढ़ी थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पढ़ी। मैकाले ने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव को मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया, जो कि सबसे खराब था इसका। वही शिक्षा पद्धति अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा जो शहर है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा शहर। जबकि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो अयोध्या सरयू नदी। और लखनऊ अगर पूछ लेगा तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। न्यू इंडिया समाचार पत्र प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया तथा बीजी तिलक ने केसरी एवं सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्चलाइट का प्रकाशन किया था। चलिए नेक्स्ट है 25 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे, तो 1885 में जो एओ हयूम थे, कौन थे, एओ हयूम थे, मतलब सबसे पहला। WC बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने। सबसे पहला महासचिव तो एओ हयूम हो जाएगा। WC बनर्जी अध्यक्ष 1885 में। पूछेगा कि इसमें कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधि ने इसमें पूरा भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवन ह्यूम, मतलब उसको एओ हयूम कहते हैं। यह क्या था, तो यह ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम के बैंकॉक में फाइनल इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता, तो पहली बार जो थॉमस कप जीता वह भारत ने जीता था। थॉमस कप किसको, तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। मुद्रास्फीति जब होता है तो ऋणी को लाभ होता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति है क्या, तो मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में होने वाली एक समान बढ़ोतरी को कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता एवं पेंशन भोगी वर्ग को हानि होती है। अब है फीफा कप 2022 किस देश में किया जाएगा, तो यह होगा किस देश में, UAE में होगा फीफा कप 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया 2022 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो कितना हो जाएगा अधिकतम, तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम राज्य प्रथम स्थान पर है। पूछेगा कि कितना है इसका वनावरण, तो 84.53% पर खाली बने हैं। मतलब इसका जो कुल क्षेत्रफल 100% में 84.53 लगभग 85% पर बना है। इसके बाद क्रमशः अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% और मेघालय में 76%। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, मतलब पूरा क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, तो यह 1976 ईस्वी में की गई थी
पहली जनसंख्या घोषणा नीति। और 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुल संशोधन भी किए गए। इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन की प्रोत्साहित करना और महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में नई जनसंख्या नीति 2000 लाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया। तो जो पहला देश है वह जापान है। कौन है? तो जापान है। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया। यूपीआई नेपाल में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने और कम नकदी वाले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने गेटवे पेमेंट सर्विस इन्फोस के साथ हाथ मिला लिया। चलिए, करंट का क्वेश्चन है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो जो सर्वाहारी जंतु है वह द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता। ऐसे जीव जंतु जो जानवर और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे जानवर हैं जो प्रारंभिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, हालांकि इनका सेवन तृतीयक उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। और द्वितीयक उपभोक्ता या तो मांसाहारी या तो सर्वाहारी होते हैं। बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस जिला में होता है? तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है अधिकतम औसत वर्षा। अब नेक्स्ट है कि कवक फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? तो दाद होता है। दाद, ये दादा गांजा खा, इसका कोडिंग है। कवक जिसको हम लोग फफूंद कहते हैं। अब इसमें दिया हुआ लकवा। लकवा किससे होता था? लकवा तथा जो मिर्गी है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है लकवा और मिर्गी। टाइफाइड, तो ये जो टाइफाइड है किसके कारण होगा? तो ये बुखार एक संक्रमण है जो कि दूषित भोजन और पानी के माध्यम से होता है। बीजों को सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो इसका जो सबसे उत्तम संरक्षण हो जाएगा वह ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होगा। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है, क्योंकि गर्म एवं आर्द्र परिस्थिति में बीजों में अंकुरन आ जाती है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक सेट में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।